रात के 2:10 में एक कॉल आता है और कॉल आते ही मैंने देखा कि पीछे से बहुत रोने की आवाज़ें आ रही हैं। दीदी ने बोला कि पापा इज़ नो मोर। मैंने अपना एक बैग उठाया, एक हारमोनियम उठाया, मुंबई पहुंचा। जिन जिन लोगों का रेफरेंस लेके गया था, लोगों ने मुझे उस वक्त इग्नोर किया, जिसमें से 70% लोगों ने उस वक्त ब्लॉक कर दिया। साल भर में मेरी जो कमाई होती थी वो आज मेरी एक कॉन्सर्ट की कमाई है। ये जो सफ़र तय किया है मैंने, वो आप लोगों को बताता हूँ कैसे हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ कुमार सत्यम और आप लोगों ने मुझे कहीं बहुत सारे स्टेजेस पे गाते हुए सुना होगा और बहुत सारे गाने मेरे ऐसे हैं जो कि लाखों लोगों ने उसको प्यार दिया है। आप लोगों ने सबने उसको सुना है, मिलियंस व्यूज़ हैं बहुत सारे गाने पे। उसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। प ग म प नि ध प ध म प ग स रे नि प नि स ग स रे नि सा। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। तो ये शबीना अदीब जी की लिखी हुई गज़ल और मैंने गाया इसको स्टेज पे, जिस पे बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया। तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे स्टेज पे गाना गाते सुना होगा, परफॉर्म करते देखा होगा, लेकिन आज आप मेरी ज़िंदगी की उन कहानियों के बारे में जानेंगे जो शायद पहले किसी ने नहीं सुनी, जो टॉक्स के माध्यम से। तो मेरा जन्म हुआ बिहार के बांका ज़िले में, बौंसी थाना एक पड़ता है, जहाँ पे मंदार एक पर्वत है, बहुत फेमस है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जिससे कि समुद्र मंथन हुआ था। तो मैं अंग प्रदेश का हूँ, बिहार से, और मेरी शिक्षा दीक्षा सब झारखंड के दुमका में हुई और मैं एक संगीतकार परिवार में जन्म हुआ मेरा। पिताजी संगीत के प्राध्यापक थे गोड्डा महिला महाविद्यालय में। तो संगीत की शिक्षा दीक्षा घर से ही प्राप्त हुई मुझे। सबसे पहले दादा गुरु लेट पंडित रामाशीष महाराज जी से संगीत की शिक्षा शुरू की। उसके बाद फिर पिताजी लेट पंडित ललन जी महाराज से मैंने संगीत की शिक्षा ली। और बचपन बड़ा ही सामान्य सा रहा कि हाँ, पढ़ाई करनी है, म्यूज़िक करना है। और एक मेरा एक बहुत बड़ा सा शौक़ था कि मुझे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट भी खेला दुमका से। लेकिन पापा को कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि म्यूज़िकल माइंड के आदमी थे। कहते थे कि घर में पढ़ने की सारी सुविधाएं हैं, म्यूज़िक है तो फिर म्यूज़िक कर लो, क्रिकेट विकेट वगैरह में क्यों अपना इतना दिमाग लगाना। तो ग्रेजुअली वो ख़त्म होता चला गया, धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट कम हो गया, लेकिन म्यूज़िक में इंटरेस्ट बढ़ गया। ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहले जो मैंने जॉब स्टार्ट किया था वो मंथली 4,000 रुपये की मेरी नौकरी थी। वो झारखंड के मधुपुर में एक बहुत ही बड़ा सा विद्यालय है, MMSVM, महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की। तो वो जो 4,000 रुपये की नौकरी थी, यानी कि साल भर में मेरी जो कमाई होती थी, वो आज मेरी एक कॉन्सर्ट की कमाई है। ये जो सफ़र तय किया है मैंने, वो आप लोगों को बताता हूँ कैसे हुआ है। तो जब वो उस वक्त मैं 4,000 रुपये की नौकरी कर रहा था, तो परेशानियाँ तो बहुत थी। 4,000 रुपये में क्या ही हो जाता है, ये बात है 2009 और 10 की। तो यूँ कह लें कि महीने के लास्ट में आते आते पॉकेट में 1 रुपये भी नहीं रहते थे। तो फिर वेट करना होता था कि अगली सैलरी कब आएगी। 2 साल के बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि हो क्या रहा था कि उस वक्त मैं म्यूज़िक से मास्टर कर रहा था, संगीत भास्कर कर रहा था। तो म्यूज़िक क्लासेस मेरे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि 6 के 6 दिन ड्यूटी होती थी, सिर्फ संडे को छुट्टी। उसमें भी संडे को स्कूल से बहुत सारे काम दे दिए जाते थे, तो उसमें निकल जाता था। तो मैंने क्या किया कि हर एक वीकेंड पे मधुपुर से दुमका में पापा के पास चला जाता था शनिवार को, और उनसे सीखता था। तो जब भी वो जो मेरा पूरा का पूरा जो 1.5 साल का वीकेंड रहा है, वो पापा के पास बैठ के ही सीखने में रहा है। और बाकी जो मधुपुर आता था, मैं उसको रियाज़ करता था, प्रैक्टिस करता था और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। तो बहुत कुछ सीखा उस वक्त, संगीत भास्कर किया। उस वक्त जब संगीत भास्कर किया तो ईस्ट इंडिया जोन का गोल्ड मेडलिस्ट रहा 98.5% मार्क्स लेके। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में डिस्टिंक्शंस मार्क्स थे। तो पापा ने बोला कि चलो अब वहाँ का नौकरी छोड़ दो, अब कुछ बड़ा सा ट्राई कर लेना। तो बड़ा भी 4,000 रुपये से उठकर फिर 10,000 रुपये, 12,000 रुपये तक आया। मैं बोला चलो थोड़ा तो बड़ा है ये।
लेकिन फिर जब स्टार्ट किया तो डीएवी में एज अ म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर काम कर ले। डीएवी ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत बड़ा है और एक म्यूज़िक टीचर को वहाँ पे सिर्फ म्यूज़िक का काम नहीं मिलता है। क्योंकि ऑनर्स मेरा इंग्लिश का रहा था, तो मुझे क्लासेस इंग्लिश के भी मिल जाते थे। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ, म्यूज़िक रखा रह गया और इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स लोगों को। तो फिर पापा को ये बातें मैंने बताई, तो पापा की उस वक्त की जो सिचुएशन थी कि वो हेल्थ इश्यूज़ भी उनके चल रहे थे। फिर जमशेदपुर जोन से मैं रांची जोन के इंटरव्यू दिया, तो वहाँ भी सिलेक्शन हो गया क्योंकि क्वालिफिकेशन अच्छी थी म्यूज़िक की। तो रांची आया तो उस वक्त मेरे पापा का एक ट्यूमर का ऑपरेशन होना था। तो उस वक्त फाइनेंशियली कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था मैं। कुछ यही 15 से 16 हज़ार रुपये मेरी सैलरी थी उस वक्त महीने की। तो उस वक्त पापा बेड पे थे और अनफॉर्चुनेटली मेरी माँ भी बेड पे थी क्योंकि उनको नी का बहुत इश्यूज हो गया था। इतने इश्यूज हो रखे थे कि पापा और मम्मी एक साइड, एक तरफ पापा लेटे हुए हैं और एक तरफ मम्मी लेटी हुई है बेड पे। और इसी बीच मेरा एक कॉन्सर्ट हुआ पटना में। तो पटना में मैं जब कॉन्सर्ट कर रहा था तो वहाँ पे एक एग्रीप्लास्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर है राजीव कुमार रॉय। मैंने उनकी भी इंटरव्यू जो स्टॉक के माध्यम से देखा है 4 दिन पहले, उनका भी। और ही इज़ अ लेजेंड टू मी और बहुत सक्सेसफुल आदमी है और मेरे अंकल भी है रिलेटिव। तो उन्होंने कॉन्सर्ट में मुझे सुना, हालांकि एक कॉन्सर्ट उन्होंने 10 साल पहले ही सुन लिया था, 2010 के टाइम में। वो देवघर में ही सुना था। तो उन्होंने मुझे उस वक्त बोला था कि आप म्यूज़िक में इतना अच्छा कर रहे हैं अभी से इतनी कम उम्र में, तो आप क्यों नहीं बड़े शहर की तरफ ट्राई करते हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि उस वक्त नई नई नौकरी मैंने मधुपुर में ज्वाइन की थी, तो लग रहा था अभी यही सब कुछ है, ये तो छोड़ के जा नहीं सकते हैं कहीं। तो उस वक्त बात आई गई हो गई, मैं राजीव अंकल के कॉन्टैक्ट में बना रहा। तो उसके बाद फिर जब पटना का कॉन्सर्ट उन्होंने मेरा देखा तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत ही इंसिस्ट किया कि नाउ यू शुड गो, प्लीज़ गो, यू डोंट स्टे हियर, कि आप यहाँ के लिए नहीं हो। मैं बोला कि ठीक है, अच्छी बात है। फिर मुझे लगा हाँ, ऐसे तो सब लोग मोटिवेट करते हैं कि आप बड़े शहर जाओ, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा करो। मैं भी 10 लोगों को करता हूँ, लेकिन मैं बहुत लोगों के लिए नहीं कुछ कर पाता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद ये भी बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं, कल फिर ये बोलेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो उन्होंने मुझे लिटरली वहाँ से जाने के बाद मैं रांची चला गया, फिर पापा मम्मी की सेवा में लग गया। तो अंकल को मैंने सारी बातें बताई कि अंकल मम्मी पापा दोनों मेरे बीमार हैं और मैं अभी छोड़ के जा नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे पापा को डायरेक्ट फ़ोन किया। तो मैं बैंगलोर के लिए मैंने मना कर दिया अंकल को, लेकिन उन्होंने मेरे पापा को कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने सत्यम को बोला तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि मेरा हेल्थ ठीक हो जाएगा, मम्मी भी ठीक हो जाएगी, यहाँ पे देखने के लिए तुम्हारी दीदी है, भैया है, तो तुम जाओ। तो पापा ने भी बोला, तो फिर मैं बैंगलोर, अंकल ने मुझे टिकट कराया तो मैं बैंगलोर गया। बैंगलोर जाने के बाद वहाँ पे मैंने कॉन्सर्ट्स अपने स्टार्ट किए। इस बीच 1 डेढ़ 2 महीने में बैंगलोर में रह के कॉन्सर्ट्स कर रहा था। श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में भी मैं गया। तो उस वक्त मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़े, तो अंकल को मैंने बोला, अंकल आपने तो बोला था कि ये सब ठीक हो जाएगा, पापा और बीमार हो गए। तो अंकल ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि आपके पापा को एक अच्छी ट्रीटमेंट के लिए मैं बैंगलोर लेके आऊँगा, आप चिंता मत करें। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मैं भी बैंगलोर था और पापा भी हॉस्पिटल में थे बैंगलोर में। बैंगलोर बड़ी सिटी थी, दूर था वहाँ से, और मैं डेली के कॉन्सर्ट्स करता था इधर उधर। तो एक दिन पापा ने बोला कि एक बार आ जाओ मेरे से मिलने। तो हॉस्पिटल गया तो मैंने पापा को बैठ के 15-20 मिनट देखा। फिर मैं डॉक्टर से मिलने गया कि डॉक्टर व्हाट इज़ द सिचुएशन, क्या है। तो डॉक्टर को राजीव अंकल ने मना किया हुआ था कि आप इसको बहुत ज़्यादा मत बताना। तो डॉक्टर ने मुझे एक सेंटेंस बोला कि बेटा बी रेडी फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट। तो मैंने सोचा कि ठीक है, शायद वाई आई शुड नॉट बी रेडी फॉर द गुड थिंग। तो मैंने सोचा कि चलो मैं होप फॉर द बेस्ट पे जाता हूँ। तो पापा का ट्रीटमेंट हुआ, वो 15-20 दिन वहाँ रहे। उसके बाद फिर उनको मैं बैंगलोर एयरपोर्ट से छोड़ने आया, उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। तो आई वॉज नोइंग कि उनका ट्रीटमेंट हो गया है, नाउ ही विल बी ओके। तो अब उनको वहाँ से भेजना। आई वॉज हैप्पी लाइक एनीथिंग कि अब पापा मेरे स्वस्थ हो गए हैं, अब ये जा रहे हैं लौट के इलाज करा के। तो अब मैं सोचा था कि अब अपना काम करना है। बहुत अच्छा एक शहर का प्लेटफॉर्म मिला है, बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ से उस वक्त लोगों ने धीरे धीरे जानना मुझे शुरू किया था। ये बात है 2017 की, तो 16 लास्ट की। तो 17 में जब पापा वहाँ से लौट के गए और मैं श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में एक कॉन्सर्ट कर रहा था अपने भजन का। तो भजन गाते हुए ही दीदी ने मुझे कॉल किया। तो मैंने, होता क्या है कि जब हम सिंगर्स गाते हैं तो गाने के बीच में म्यूज़िक बजती है। जब म्यूज़िक का पार्ट बज रहा था तो मैंने दीदी का कॉल उठाया और दीदी के कॉल उठाते ही दीदी ने कहा कि पापा बहुत सीरियस हो गए हैं और उनको हम लोग दुमका हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इतना ठंड मतलब मुझे कभी नहीं लगा जो उस वक्त लगा, उतनी गर्मी में। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है। फिर मैंने वहाँ से और 1 घंटे गाया वाया और फिर वहाँ से एक बीना आंटी थी, मेरे राजीव अंकल की दोस्त, उनके घर पे गया। मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई कि आंटी पापा फिर से बहुत सीरियस हो गए हैं।
तो ऐसी-ऐसी बात है। रात के 2 बज गए, 2 बजे मेरी थोड़ी-सी आँख लगी और मैं हल्का-सा मेरा पलक झपका और मैं नींद आई मुझे। 2 बजे नींद आई और रात के 2 बज के 10 मिनट में एक कॉल आता है और कॉल आते ही मैंने देखा कि पीछे से बहुत रोने की आवाज़ें आ रही हैं और वो मेरे चाचा रो रहे थे, मेरी दीदी बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी, मेरे चाचा का बेटा बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था। तो मैंने दीदी को बोला, शांत हो जाओ, बताओ हुआ क्या है? दीदी ने बोला कि पापा इज़ नो मोर। तो मैं आपको वो पल बता नहीं सकता हूँ कि एक आदमी जिसने मेरी ज़िंदगी मुझे ज़िंदगी भर सिखाया हो म्यूज़िक, कि उन्हीं का म्यूज़िक आज भी कर रहा हूँ, जहाँ भी आज जो भी थोड़ा बहुत नाम है उनका ही दिया हुआ। तो मैं जब बैंगलोर एयरपोर्ट पे उनको छोड़ने आया था, एक वाक़या याद आता है कि मैंने पहली बार पापा को सामने से टच किया था, उनके दोनों फेस को मैंने ऐसे पकड़ा एंड आई हैड टीयर्स इन माय आईज़ एंड उनके भी आँखों में आँसू थे और उन्होंने मुझसे कहा कि एक दिन ज़िंदगी में इतना नाम होगा तुम्हारा, मेरी इस बात को याद रखना। आज तक तुम्हें कभी तुम्हारी तारीफ़ नहीं की है मैंने, हमेशा तुम्हें यही कहा है कि बेसुरे हो रहे हो, सुर ठीक कर लो, द्रुत लय में अच्छा अपना सुर लगाओ, मध्यम लय में अच्छा सुर लगाओ। हमेशा मतलब कि कभी एक होता है ना कि ये नहीं कि अरे मेरा बेटा तो ये है, मेरा बेटा वो है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी तुम्हारी तारीफ़ नहीं की है, एक दिन तुम देखना कि तुम्हारी सारी दुनिया तारीफ़ करेगी। तो फिर उसके बाद मैं दीदी ने कहा कि पापा की साँसें रुक गई हैं, अब वो पापा नहीं रहे। तो सुबह के उस वक़्त 2:30 बज रहे थे और वहाँ पे पहुँचा, तो मैं उस वक़्त देखा वहाँ पापा को और मैं जाके चुपचाप बैठ गया। एंड आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, ये बात आज तक मैंने अपने घरवालों को भी नहीं बताया किसी को। मैं पापा के पास बैठा हुआ था एंड वो लेटे हुए थे। पूरा घर का ध्यान है कि क्या अरेंजमेंट करना है, क्या दाह संस्कार करना है, कैसे होना है। एंड आई वाज़ लुकिंग एट हिज़ फेस कि शायद उनकी आँखें खुल जाएँ और वो उठ के बोले कि नहीं मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं अभी ज़िंदा हूँ। लेकिन हुआ नहीं, वो मेरी सोच थी। तो वो वहाँ पे हुआ, उसके बाद फिर श्राद्ध, मैं 10 दिन रह गया गाँव में क्योंकि श्राद्ध कर्म करने थे, क्योंकि पापा का भी बहुत नाम था झारखंड में, झारखंड के नामचीन संगीतकारों में थे वो। उसके बाद मैं श्राद्ध कर्म हमारे यहाँ जो होता है ब्राह्मण फैमिली में, वो काफ़ी लोग कहते हैं कि उसमें भोज कहते हैं हम लोग बिहार में, कि भोज होता है तो उसमें बहुत लोग खाने आते हैं और वो कम से कम रात के 12-1 बजे तक चलता है। और मेरी अगले दिन की फ़्लाइट रांची से थी हैदराबाद के लिए, क्योंकि मुझे कॉन्सर्ट करना था। अब घर में श्राद्ध चल रहा है और मुझे हैदराबाद जाना है। मेरी मम्मी, मेरे भैया, मेरे दीदी लोगों ने, सब ने कहा कि तुम अपना काम देखो, पापा भी जो चाहते थे ज़िंदगी में तुम वही कर रहे हो, तुम वो कर लो। और एक चीज़ जिसकी वजह से बहुत सारे रिश्तेदार उस वक़्त नाराज़ हो गए मुझसे, क्योंकि मेरे बाल बहुत बड़े-बड़े थे और मुझे स्टेज की अपीयरेंस चाहिए होती थी। तो बहुत लोगों ने बताया, सर आपका अभी बहुत बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स है, तो आप अपने बाल मत बनाना। जिसमें से एक राजीव अंकल ने भी मुझे कहा। लेकिन गाँव के बहुत सारे लोग, पंडित इवन कि नहीं ब्राह्मण का लड़का है, ये है, वो है। तो उस वक़्त बहुत मसले हुए उस वक़्त, लेकिन आज जब मैं यहाँ पे हूँ तो आज वही लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं। चूँकि ये सच ही कहा था मेरी दीदी और मम्मी ने कि पापा जो चाहते हैं वो तुम कर रहे हो, वो तुम करते चलो। मैं श्राद्ध को आधे में छोड़ के वहाँ से हैदराबाद आया। पापा घर पे गुज़र गए हैं, माहौल बहुत ख़राब है। 1 साल तक मैं घर वापस आ ही नहीं पाया। 1 साल बैंगलोर में काम करने के बाद एक दिन ऑल ऑफ अ सडन राजीव अंकल ने कहा कि सत्यम, नाउ बैंगलोर इज़ नॉट फॉर यू, यू शुड मूव टू मुंबई। मैं बोला ठीक है अंकल, चला जाता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि उस वक़्त खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, जहाँ भी चलना है चलो, कोई बात नहीं है। मैंने अपना एक बैग उठाया, एक हारमोनियम उठाया, मुंबई पहुँचा। मुंबई पहुँचा तो जिन-जिन लोगों का रेफ़रेंस लेके गया था कि आप मुंबई जाओगे तो इन लोगों से मिलना, ये अच्छा काम कर रहे हैं, यू विल बी हेल्प्ड बाय देम। हुआ नहीं है ऐसा। उन लोगों के सारे रेफ़रेंस जिनके-जिनके लेके गए तो 90.999 लोगों ने मुझे उस वक़्त इग्नोर किया, जिसमें से 70% लोगों ने उस वक़्त ब्लॉक कर दिया कि बड़ा परेशान करता है यार, कौन-सा काम इसको दे दें अब हम लोग। पता नहीं कहाँ से आया, क्या गाता है, नहीं गाता है। चलिए ठीक है। उन 70% में से 65 लोगों ने अब अनब्लॉक कर दिया है और अब मेरे साथ उनके प्रोजेक्ट लगे हुए हैं काम करने के लिए आगे। तो जीवन वहाँ से यहाँ तक ऐसे आया। एक आध 2 स्टूडेंट्स को मैंने सिखाना शुरू किया। उसके बाद फिर धीरे-धीरे मैंने यूट्यूब चैनल जो मेरा था, जो मुझे बैंगलोर में ही मैंने बना दिया था, मुझे राजीव अंकल ने सारी ऑफ़िशियली उसको कि आज से ये आपका यूट्यूब चैनल है। तो गिन के 500 से 700 सब्सक्राइबर्स थे उस पे, तो लगा था कि कुछ नहीं होने वाला है इससे भी, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैंने वापस जाने के सारे दरवाजे जला दिए थे कि कुछ भी हो वापस तो नहीं जाना है, भूखा ही मरना है लेकिन इधर ही मरना है, अब उधर नहीं जाना है। क्योंकि एक बात ये भी आई मन में कि वहाँ से सब लोगों को पता है कि मैं बाहर शिफ्ट हो गया हूँ, नौकरी छोड़ के आया हूँ, तो बहुत लोगों को ये भी था कि देखते हैं क्या ही कर लेता है। बहुत लोगों को था कि पता नहीं क्या करेगा।
मम्मी दीदी को ये चिंता होती थी कि पता नहीं इसकी ज़िंदगी कब अच्छी होगी। लेकिन ईश्वर की मर्ज़ी हुई। यूट्यूब पे मैं अपने कंटेंट्स डालता रहता था, उस वक़्त बहुत ज़्यादा एडवांस्ड मेरे कंटेंट नहीं होते थे। तो वो डालता-डालता मैं गया, एक दिन अचानक से मैंने बहुत टाइम के लिए छोड़ दिया डालना कि 15-20 दिन बीत गए और मैंने कुछ डाला ही नहीं, क्या ही होना है, उससे कुछ नहीं होना है। 15-20 दिन के बाद मैंने अपने यूट्यूब चैनल को देखा तो ये 700-800 सब्सक्राइबर से डायरेक्ट 18,000 सब्सक्राइबर्स थे। तो वो 18,000 सब्सक्राइबर्स मेरे लिए जैसे 18 मिलियन था कि ओह माय गॉड! इतना सब्सक्राइबर्स मेरा। तो खुशी हुई। उसके बाद फिर वहाँ से मैंने फिर से कंटेंट डालने शुरू किए, लोगों ने प्यार दिया। बहुत लोगों ने आउट ऑफ इंडिया से अप्रोच किया कि मुझे आपसे म्यूज़िक सीखना है। तो फिर धीरे-धीरे फाइनेंशियली स्टेबल होता गया और इतना अच्छा हो गया सब कुछ कि फिर इतने अच्छे-अच्छे कॉन्सर्ट्स होने लगे और अब तो ख़ैर ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया से बाहर मेरे कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं। और लोग भी बहुत प्यार करते हैं, मिलियन बिलियंस में ऑडियंस है मेरी और ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। और मैं बता दूँ, इसका मैं पूरा श्रेय देता हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल था शुरू में, उसके थ्रू लोगों ने मुझे बहुत जाना और फिर धीरे-धीरे और भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे बड़ा एक नाम बनता गया, धीरे-धीरे लोग पहचानते गए। तो आज के डेट में ऐसा है कि वो सारी जो स्ट्रगल है वो अब ख़त्म है और मतलब एक अच्छी ज़िंदगी ईश्वर ने मुझे दी है। तो मेरा एक मैसेज जो मेरी तरफ से है कि आज के जो न्यू जनरेशन के लोग म्यूज़िक कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा। तो वो जो एक फ़ेज़ होता है कि पता नहीं क्या होगा, बस उसी वक़्त आपको धीरज रखना है, पेशेंस रखना है और उसी वक़्त अपने रियाज़त को, अपने अभ्यास को, अपनी साधना को बनाए रखना है। क्योंकि मैंने कितना भी मुफ़लिसी देखा, कितनी भी परेशानियाँ देखी मैंने, लेकिन अपने रियाज़ को कभी नहीं छोड़ा, अपने प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ा, अपनी साधना को कभी नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आज आप लोग सब लोग मुझे जानते हैं, सब लोग प्यार करते हैं। तो इसलिए मेरा एक ये मोटिवेशनल थॉट है, कुछ अलग करें लेकिन करते रहें। एक मैसेज के लिए मैं एक गज़ल गाना चाहूँगा जो अपने आने वाले जो म्यूज़िक जनरेशन के लोग हैं और जो म्यूज़िक सीखते हैं उनके लिए। एक सोनिया अक्स जी की लिखी हुई मेरी कंपोज़िशन है वो गज़ल। अगर है दीद की हसरत मुसलसल दिल जलाता जा, जला कर खुद नुमाए भस्म को तन पर लगाता जा। अगर है दीद की हसरत मुसलसल दिल जलाता जा। थैंक यू सो मच। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।